बड़े दिन से आप कुछ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। यहाँ पे आज वो नहीं हम करेंगे जो आपको पता है। आपको पता है एक चीज कि जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी होती है वो अपने बॉन्ड्स को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेल आउट करती है, उससे पैसा जनरेट करती है, बाद में रिटर्न करेगी उनको इंटरेस्ट के साथ। ये हमें पता है पहले से। अब यहाँ पे म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को पूरा एक्सप्लेनर सेक्शन पे एक्सप्लेन किया हुआ था, जहां पे कितने टाइप के म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आते हैं। मैं सिर्फ 3 ही कैटेगरीज की डिस्कशन करूंगी जो मोटे मोटे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद और भी फर्दर कैटेगरीज होती है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो बॉन्ड के ऊपर चेक रखती हैं। जैसे आप सुनते हो ना, ये वाला बॉन्ड परचेज करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बोल कौन रहा है, तो उन एजेंसीज के बारे में आप देखोगे। इंटरनेशनली कौन देख रहा है, जैसे मूडी टर्म सुनिए कभी, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इसको बोलते हैं, फिच करके एक बॉडी आती है, तो ये बार बार बताते रहते हैं आपको कि कहाँ पे पैसा डालना सेफ है, कहाँ पे नहीं है। अरे बड़े सारे स्टॉक मार्केट के यूट्यूब पे भी स्ट्रीमिंग करते हैं कि इन्होंने बोला है एज पर दिस रिपोर्ट, तो वहां पे मूडी बड़ा ज्यादा प्रेवलेंट रहता है। जैसे सेल नहीं होता, सेल रिमोट वगैरह में सेल डलता है, इसका साइज कैसे देखते हो आप? जब आप सेल, कभी गए हो सेल परचेज करने के लिए, गए हो ना? हाँ, क्या बोलते हैं उसमें, ए की फॉर्म में लिखते हो ना, जैसे ए आ गया साइज के हिसाब से, डबल ए आ गया, बड़ा सेल है रिमोट वगैरह का, ट्रिपल ए या फिर 4 टाइम्स ए। एक बार केबीसी में भी ये सवाल आया था कि जो रिमोट के सेल होते हैं उसको मेजरिंग यूनिट क्या होती है, तो ए की फॉर्म में आप करते हो। सेम जब स्टॉक मार्केट के कौन से बॉन्ड की क्वालिटी कैसी चल रही है, तो यही वाला पैरामीटर यूज करते हैं। पर वहां पे फिर बी ग्रेड भी आ जाता है, BAA, इस तरह से भी चल पड़ती है कैटेगरी। चलो वो तो नहीं अभी हमें करना, पर हाँ, इंडिया की एजेंसीज कौन कौन सी हैं, किसके अंडर ऑथराइज्ड है। सेबी के बारे में आपने सुना होगा। सेबी जब फॉर्म हुआ था नॉन स्टैट्यूटरी था, मतलब लॉ के जरिए उसे पास नहीं करा गया था। 1992 में एक एक्ट आता है, फिर जाके वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाता है कि लॉ के जरिए उसे पास करा गया। थोड़ी सी बेसिक चीजें भी आज देखेंगे। सबसे पहले हुआ क्या, अब बार बार से म्यूनिसिपल बॉन्ड सुन रहे हो, जब से यूनियन बजट 2026-27 आ रखा है, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बड़ा ज्यादा रेज रहा। अभी पीछे आपने एक दिन पढ़ा था अर्बन चैलेंज फंड के बारे में, तो वहां पे भी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करा गया कि जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं जो साइज जिनका बड़ा है, वो क्या करेंगे, अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को सेल आउट करेंगे, उससे पैसा जनरेट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, फिर जो प्रॉफिट वहां से अर्न होगा दोबारा से इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न कर देंगे। यही सुन रहे थे। और फिर सेंटर क्या करेगी, अगर 1000 करोड़ तक की आप सेलिंग कर देते हो तो 100 करोड़ का इंसेंटिव आपको कौन देगा, सेंटर। वैसे अमृत मिशन के अंदर 200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव बोला हुआ है सेम सेलिंग के ऊपर। तो मतलब बार बार ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आ रहे थे। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स, इन्होंने एक हाई लेवल कंसल्टेशन मीटिंग बुलाई और उसमें बोला कि ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट है इसको और ज्यादा कैसे हम कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचे। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर ने इसके लिए एक हाई लेवल की मीटिंग बिठाई। तो इस वजह से म्यूनिसिपल बॉन्ड दोबारा से लाइमलाइट में आए। तो न्यूज़पेपर ने भी क्या किया, इसको उठा के पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्या क्या चीजें पेपर के हिसाब से पता होनी चाहिए। तो इसको देख लो, इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। म्यूनिसिपल बॉन्ड होता क्या है, तो एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट ही होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही होता है, जिसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करती हैं या अर्बन लोकल बॉडीज इशू करती हैं, ताकि इन्वेस्टर से पैसा लिया जा सके। फिर जो भी इंफ्रा आप बनाओगे वहां पे आप पैसा जनरेट करोगे और दोबारा से इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर दोगे। जितना ज्यादा आप रिटर्न करोगे उतनी आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आगे। इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का इंडिया के अंदर, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड जो थे इन इंडिया में 1990s में जाके इंट्रोड्यूस करा था। पहले आपने एक हर्षद मेहता वगैरह की मूवी अगर देखी होगी, तो मुंबई में फटाफट से स्टॉक्स परचेज करने जाते थे, फिजिकल फॉर्म में होते थे, टेंजिबल फॉर्म में, है ना। पर बाद में आज के टाइम पे आप स्टॉक मार्केट सोचते हो तो सीधा आपको क्या दिखता है, कैंडल्स दिखती होंगी, ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। आपने कौन सा परचेज करा है उसके हिसाब से फायदा या नुकसान होगा। तो पर पहले क्या होता था, ये पेपर फॉर्म में ही चलती थी सारी चीजें, अब सारा डिजिटलाइज हो चुका है। अब ये जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स थे इनको भी 1990s में ही इंट्रोड्यूस करा गया था और मेन फोकस करा था अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। अब शब्द आया डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ जी बताओ, पावर का डिवीजन, जब आपने शेड्यूल नंबर 7 भी पढ़ा था उसमें भी यही वर्ड यूज होता है ना, डिसेंट्रलाइजेशन। वहां पे आप सेंटर, स्टेट और फिर जाके लोकल बॉडीज के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे बोला अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन कि म्यूनिसिपैलिटी एज अ सिंगल बॉडी ही ना रहे, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे, ताकि सर्कुलर जो फ्लो है इकोनॉमी का वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करा। और इनिशिएशन कब से होगी थी,
जब आपने 74th अमेंडमेंट करी 1992 में, देखो 1990s में ही आए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, उसके 2 साल के बाद एक अमेंडमेंट आई 74th, जिसमें क्या ऐड कर दिया था, म्यूनिसिपैलिटीज को 93rd के अंडर, पंचायत को। अगेन मेन फोकस कहां पे था, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड करा गया। म्यूनिसिपैलिटी तो बन गई, पर पैसा कैसे कॉन्टिन्यूसली जनरेट करा जा सके उसके ऊपर भी फोकस करा। वहीं से आए डेट इंस्ट्रूमेंट, जो कौन से थे, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। नाम से पता लग रहा है किस चीज के साथ एसोसिएटेड है, हमारी म्यूनिसिपैलिटीज के साथ। अब सबसे पहले जो ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स थे, इनको किसने इशू करा, तो 1997 में बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू करा था। कई बार पूछ लेते हैं ऐसा स्टैटिक सा सवाल भी, मतलब होता है, आप बोलोगे कि बड़ा ही फैक्चुअल आ गया, पर पूछ लेते हैं कई बार। एंड 1998 में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बॉन्ड था, वो फर्स्ट इशू करा जाता है एज अ रेटेड और एज अ लिस्टेड। अब 2 शब्द आए यहाँ पे, रेटेड और लिस्टेड। रेटेड जब भी बात करी जाएगी कि रेटिंग कितनी मिली है किसी भी बॉन्ड को, तो वो बताता है इन्वेस्टर को कि ये बॉन्ड कितना ज्यादा सेफ है। इन्होंने तो पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, पर ये रेटेड और लिस्टेड था पहली बारी, जो अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू करा था। रेटेड का मतलब है इन्वेस्टर को पता चलेगा कि ये बॉन्ड कितना सेफ है। अब वो पैसा लगाएगा, उसको भी तो उम्मीद है ना कि पैसे में रिटर्न भी आएगा और रिटर्न के साथ साथ मुनाफा भी मुझे देके जाएगा। एंड लिस्टेड का मतलब है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे क्या इसको रजिस्टर करा गया है, तो स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी आ जाएगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। लिस्टिंग की लिस्ट के अंदर नाम है या नहीं, तो वो लिस्ट के अंदर चेक करेंगे कि नेम्ड है या नहीं। रेटेड ने बताया रेटिंग कितनी है, तो इन्वेस्टर को पता लगेगा ये बॉन्ड कितना सेफ है। लग गया पता रेटेड एंड लिस्टेड का। तो पहला कौन हुआ था, अहमदाबाद का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड। अब ये कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म, आई थिंक ये आपको क्लियर है। यहाँ पे इन्वेस्टर मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो सकते हैं। आपने डीमैट अकाउंट के बारे में सुना होगा एक, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनीज, या रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मतलब जैसे आप एज अ इन्वेस्टर इंडिविजुअली अपना पैसा लगाते हो ना, तो आपका भी एक कंट्रीब्यूशन रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। लगाया है यहाँ पे किसी ने स्टॉक, जैसे भूमिका, हरदीप, इन्होंने बोला कि हमने भी लगाया, आर्यन ने लगाया, तो आप यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ जाते हो। अब दूसरी जो, अच्छा, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स एक टर्म आई, दैट इज पी नोट्स। हाँ जी, ये पी नोट्स क्या है, हाँ वेरी गुड, एफपीआईज। ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इशू करते हैं। और ये याद रखना, ये जो पी नोट्स होते हैं ना, ये इसके थ्रू होंगे जहां पे सेबी के साथ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो कई बार इसका मिसयूज भी होता है। आज इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये टर्म आ रखी थी पी नोट, तो याद रखना ये एफपीआईएस के साथ एसोसिएटेड है, मतलब 10% से कम का स्टेक्स, ठीक है। तो पी नोट्स पर ये सेबी के साथ रेगुलेटेड नहीं होते, ये ध्यान रखना। मतलब गवर्नमेंट का कोई चेक नहीं है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड है। पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी नोट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज पर्पस क्या होता है, तो एक ही पर्पस है कि फंड ज्यादा से ज्यादा रेज करा जा सके। और हमने बोला था वेलफेयर करेंगे सोसाइटी का, वो जो पैसा इन्वेस्टर से आएगा उसके यूज करके मैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाऊंगी या कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बना दूंगी। तो मैंने क्या किया, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे कंडक्ट करी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने कोई मार्केट का प्लान लाया, मैं मार्केट बनवाना शुरू कर दिया, पर पैसा कहां से आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे ही रही है, पर म्यूनिसिपल जो बॉन्ड थे वो भी सेल आउट करे गए थे म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, तो आपने इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करा। अब जब ये सारी चीजें बन गई, अब जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी बन जाती है, एक इंफ्रा रेडी है, और कोई भी चीज सोच लो, या मार्केट बन जाती है। अब मार्केट रेंट पे चढ़ाई जाएंगी, रेंट से क्या आएगा, किराया आएगा, म्यूनिसिपैलिटी के पास जाएगा। अब इन्वेस्टर को क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा अलॉन्ग विद प्रॉफिट। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है। सेम हाउसिंग में मान लो फ्लैट्स बन गए, फ्लैट में शायद एक ही बारी में 2 करोड़ का खरीदा, 4 करोड़ का खरीदा, या शायद मंथली पेमेंट्स करनी है। अगेन पैसा कहां पे चला गया ना, बैक टू द सोर्स। और सोर्स ने किसको दे दिया दोबारा से, जो इन्वेस्टर आए थे, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था। तो मैकेनिज्म तो सेम ही रहेगा। सेम और क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन। अभी आपने ट्रांजिट के बारे में पढ़ा है ना, आरआरटीएस, नमो भारत ट्रेन के बारे में। तो वहां पे इन्वेस्टर जब आपने देखे तो डिफरेंट बैंक थे, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक आ गया है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल, हाँ ठीक है, AIIB, ठीक है, तो वो भी आ गया है। तो यहाँ पे उन बैंक्स ने क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी, कल को रिटर्न भी आएगा। तो जैसे वहां पे टिकट्स वगैरह की परचेजिंग होगी, इनकम आनी शुरू होगी, बाद में रिटर्न करा जाएगा। तो मेन मैकेनिज्म सेम ही रहता है लगभग सारे बॉन्ड्स का। हाँ, कहाँ पे वो रेगुलेट होते हैं ये डिफरेंस आता है। जैसे मैंने पी नोट्स का बोला, सेबी के साथ कुछ नहीं है उनका लेना देना, वो रजिस्टर्ड नहीं होते, वहां पे लिस्टेड नहीं होते, लिस्ट वर्ड यूज कर लेंगे, तो वो डिफरेंस आ गया थोड़ा सा। पर बाकी मैकेनिज्म तो वही चल रहा है ना, सेम। इन्वेस्टर आएगा, दोबारा से पैसा और चीजों में यूज होगा, दोबारा से रिटर्न आएगा, सेम साइकिल। अब आते हैं रेगुलेशन। रेगुलेशन कौन कर रहा है,
तो आरबीआई सारी चीजें नहीं करता। हाँ, आरबीआई नजर सब पे रखता है, पर एक बॉडी है दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये मेनली चेक करती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजों को, बॉन्ड्स आगे, वो जो आपने म्यूचुअल फंड्स पढ़े, इंश्योरेंस कंपनी के बॉन्ड्स पढ़े, उनके साथ डील करती है आपकी सेबी। और ये इशुएंस थ्रू इशू एंड लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2015, ये बाद में आई थी, पर वहां पे देखो इशू भी करता है और साथ में लिस्टिंग भी करता है। लिस्टिंग मतलब लिस्ट के ऊपर नाम चढ़ा दिया, रजिस्ट्रेशन होगी इनडायरेक्टली, और इशू मतलब कि अब आप डेजिग्नेटेड बॉन्ड हो, आपको खरीदा और बेचा जाएगा। बाकी जगह पे ये रिस्क को नहीं बता पाते, मतलब रेटिंग, जब मैंने बोला कि रिस्क आया, रिस्क मतलब क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रेटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। तो सेबी क्या करेगा, इशू भी करेगा, लिस्टिंग भी करेगा। कौन सी डायरी है, तो 2015 की म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2015। पॉलिसी को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो जिन्होंने अभी मीटिंग भी बिठाई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लस कोऑर्डिनेशन रखते हैं जो भी अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, तो उनके बीच में एक तरह से ब्रिज का तरह एक्ट करते हैं। फाइनेंशियल ओवरसाइट, जैसे ऊपर बोला ये रेगुलेट करेंगे, पर चेक कौन रखता है साथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। अब आरबीआई इन्फ्लेशन को देखे कि स्टॉक मार्केट को देखे, पर नजर रखनी पड़ती है, तो सेबी के ऊपर फर्दर कौन सुपरवाइज करता रहता है, आरबीआई। देन क्रेडिट असेसमेंट, तो उसमें क्या आ जाएगी, असेसमेंट किस बेसिस पे आप कर सकते हो, उसकी रेटिंग के बेसिस पे, तो वो भी यहाँ पे सारी चीजें चेक करी जाती हैं कि कौन सी म्यूनिसिपल बॉडी ज्यादा वर्थीनेस को शो करती है, मतलब जिसके ऊपर ज्यादा आप डिपेंडेंट रह सकते हो, तो ये भी यहाँ पे सारी असेसमेंट करी जाती है। टाइप्स कौन कौन से आएंगे, तो एक तो आते हैं जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड, दूसरे आएंगे रेवेन्यू बॉन्ड, फिर आएंगे ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। सबसे पहले तो ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को देख लेते हैं। अगेन मैकेनिज्म वही है, पर आपका जो इंफ्रा बनेगा वो कैसा होगा, एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तभी लिखा ना ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, मतलब आप उस पैसे को ऐसे एरिया में यूज करने वाले हो जहां पे ये 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कहीं ना कहीं इंश्योर होते होंगे। आपने कोई सिटी बनाई, सस्टेनेबल होगी, कोई कम्युनिटी बनाई, सस्टेनेबल होगी, तो उन प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप किन्हीं बॉन्ड्स को इशू करते हो तो किस कैटेगरी के अंडर लाया करता है, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के अंडर। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड, यहाँ पे सारा पैसा इंक्लूड होगा जो भी म्यूनिसिपैलिटी के पास है, इंक्लूडिंग टैक्स इनकम, कोई टैक्स वगैरह भी लिया गया वो सारा यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब ये क्यों बोला मैंने टैक्स को स्पेसिफिकली, क्योंकि अगले आते हैं रेवेन्यू बॉन्ड्स। रेवेन्यू बॉन्ड यहाँ पे जो रीपेमेंट करी जा रही है, अब जो म्यूनिसिपल बॉन्ड आपने बेचे थे, पैसा आपके पास आया था, आपने इंफ्रा बना दिया, वापस भी तो करना है ना पैसा, तो यहाँ पे रीपेमेंट जब करी जाएगी उन इन्वेस्टर्स को, सारा पैसा इंक्लूड हो जाएगा म्यूनिसिपैलिटी के पास जितना भी था, इंक्लूडिंग टैक्स इनकम। पर जब रेवेन्यू बॉन्ड्स की बात आएगी तो यहाँ पे जो रीपेमेंट है वो सिर्फ कहां से करी जाएगी, जहां पे वो इन्वेस्टर से पैसा आया था जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, अब रीपेमेंट उसी पैसे में से करी जाएगी। तो एक एक्सेप्शन आ गई ना यहाँ पे कि जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा लगाया था, अब इसके ऊपर पैसा जनरेट हो रहा है, उसी में से आपने क्या करना है, इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न करना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ गई, जनरल ऑब्लिगेशन बॉन्ड सब कुछ ही आ गया इसमें, मतलब म्यूनिसिपैलिटी के पास जितनी भी पूंजी है वो सारी इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग टैक्स इनकम। रेवेन्यू के अंदर क्या हुआ, इन्वेस्टर का पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए लगाया गया था, उस प्रोजेक्ट के बाद जो पैसा जनरेट हो रहा है उसके थ्रू रीपेमेंट आएगी। और ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स ये तब इशू करे जाते हैं जब कोई भी सिटी, अर्बन लोकल बॉडी या फिर म्यूनिसिपैलिटी प्रोजेक्ट लगाती है जो कि सस्टेनेबल होते हैं, नेचर में एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। 3 कैटेगरीज याद रहेगी, इसके बियॉन्ड भी आप जाओगे 7-8 और टाइप्स हैं, पर मैंने आपको वो बता दी जो इंपॉर्टेंट थी, आपको पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट इज सेबी के बारे में देख लो, बस लास्ट आर्टिकल ही है सेबी। इसको 1988 में एस्टेब्लिश कर दिया गया था, पर उस टाइम पे ये नॉन स्टैट्यूटरी थी। तो नॉन स्टैट्यूटरी क्यों बोला, क्योंकि कोई भी एक्ट पास नहीं किया गया था, कोई भी लॉ यहाँ पे पास आउट नहीं हुआ था। फिर 1992 में जाके एक लॉ बनता है, पास हो जाता है, और 1992 में सेबी बन जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक, तो 1988 फिर 4 साल के बाद बना स्टैट्यूटरी। पर्पस क्या होता है इसका, तो इन्वेस्टर्स के जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना। पीछे लिखा था ना इशू, और साथ में क्या लिखा था, लिस्टिंग, तो लिस्टिंग वगैरह का काम यही देखता है। रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, जब मनी मार्केट की बात करते हो आपको आरबीआई पॉपअप करता है एकदम से, जब स्टॉक मार्केट की बात आ जाती है तो कहां पे जाते हो आप, सेबी। पर सुपरविजन कौन करेगा सेबी का, आरबीआई, वहां पे चेक रखना पड़ता है आरबीआई को। अब जैसे बोलते हैं ना कि आरबीआई को सब पता होता है कि कौन सा नोट कहां पे है इस टाइम पे, कितने नोट हमने जारी करे थे, कितने फेक नोट घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उनको पता कैसे, क्योंकि वो सुपरविजन रखते हैं, अपनी आंख सब जगह पे लगाए हुए हैं। तो सेबी के ऊपर भी सुपरविजन कौन करेगा, आरबीआई। और फ्रॉड्स को रोकना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो उनके ऊपर चेक रखा जाता है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट्स को प्रमोट करना। अब आते हैं इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब देखो रेटिंग लिखा है इसमें, मतलब ये बताएंगे कौन सा बॉन्ड कितना रिस्की है, किसके ऊपर आप अपना पैसा लगा सकते हैं, फेयर तरीके से कहां पे ट्रेडिंग हो सकती है। तो ये कुछ इंटरनेशनल एग्जांपल हैं। सबसे पहले जैसे मूडीज,
इन्वेस्टर सर्विसेज, ये यूएस बेस्ड है। 3 पढ़ोगे आप, तीनों ही यूएस बेस्ड आएंगी। और ये रेट करता है कंट्रीज को, बैंक्स को, कंपनीज को, बॉन्ड्स को। कल को स्टेटमेंट आ जाएगी जो मूडी है वो सिर्फ बॉन्ड्स के बारे में रेटिंग करता है, तो स्टेटमेंट गलत होगी। इसमें मल्टीपल चीजें आती हैं, कंट्रीज को भी रेटिंग करता है, बैंक्स, कंपनीज, बॉन्ड्स, एवरीथिंग इंक्लूडेड। और इनकी जो रेटिंग होती है इन पैरामीटर्स पे चलती है। लगभग इसी मॉडल को सारे फॉलो करते हैं। मैं इसके ऊपर नहीं अभी जा रही, अपने में ही इंडिविजुअल एक टॉपिक भी है, तो हम बॉन्ड्स के बियॉन्ड चले जाएंगे। तो ये याद रख लेना, रेटिंग इनकी भी ऐसे रहती है, AAA, AA, सिंगल ए, BAA, BAAA, इसी तरह से इनकी भी रेटिंग चलती है। दूसरी जो इंटरनेशनल एजेंसी आती है जो क्रेडिट रेटिंग करती है, दैट इज S&P। S&P वैसे तो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर होता है, पर S&P भी अगर पेपर में लिख लेते हो एज पर द रिपोर्ट ऑफ S&P तब भी काम चल जाता है। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये भी यूएस बेस्ड ग्लोबल एजेंसी है, ये भी रेटिंग ही प्रोवाइड करती है। देन देयर कम्स फिच रेटिंग, ये भी यूएस बेस्ड ही है, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। ये बताती है कि कौन सा बॉन्ड किस कैटेगरी के अंदर फिट करेगा, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी दोबारा से। ये क्रेडिट देता है एज पर द कैटेगरी कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कोई पर्टिकुलर बॉन्ड फिट कर रहा है। तो ये तीनों ही क्या कहलाते हैं ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बिग 3। तो इसमें एक मूडी आ गया, S&P और फिच, इनको बिग 3 भी बोल दिया जाता है। अब आते हैं इंडिया के क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ कि इंडिया में भी तो कोई करता होगा। तो नंबर 1 इज क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्रिसिल आ गया। ये इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके जो मेजॉरिटी स्टेक्स हैं वो S&P ने होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, मेजॉरिटी स्टेक्स मतलब आप यूं सोच लो कि मोर देन 10% होंगे S&P ने ओन करके रखे हुए हैं क्रिसिल के, जो इंडिया बेस्ड एजेंसी है। और इसके मेन हेडक्वार्टर आपको मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। देन ICRA आती है, ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये आपकी एसोसिएटेड है मूडी के साथ। देखा ना अभी पीछे मूडी बिग 3 जब आपने पढ़े ग्लोबल लेवल पे जो बॉन्ड्स को असेस कर रहे हैं, इन्हें 1991 में एस्टेब्लिश करा गया था। अभी इसके हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिलेंगे। दैट इज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देन आते हैं केयर रेटिंग। केयर मतलब क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये 1993 में एस्टेब्लिश करे गए थे। इसका हेडक्वार्टर अगेन इन मुंबई, इंडिया। तो मतलब आपने जस्ट एग्जांपल यहाँ पे देखे, काम सारे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट रेटिंग का रेटिंग बता रहे हैं कि क्या इसकी क्वालिटी है, कितना इसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें ये डिटेल कर रहे हैं। बिग 3 आपने याद रखने हैं, मूडी था, S&P था और फिच था। और इंडिया के केस में क्रिसिल आ गया, ICRA आ गया, केयर आ गई। तो ये आपने लर्न कर लेने हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है इंडिया की। तो ये 3 हमारी हैं। और ये काम क्या करती हैं, तो सबसे पहले नाम से पता लग रहा है, रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग, पैसों की रेटिंग। पैसा कहाँ पे लगेगा, इन बॉन्ड्स के ऊपर। क्या ये सिर्फ बॉन्ड्स के बारे में बताती हैं या कंट्री के बारे में बताती हैं? इंटरनेशनली आपने पहली लाइन देखी कि ना सिर्फ बॉन्ड्स होते हैं, कंट्रीज आ गई, बैंक्स आ गए, सब कुछ, सारी कॉर्पोरेशन उनके बारे में रेटिंग प्रोवाइड करती हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स को रेट करती हैं, जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट आपकी गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी या किसी कंपनी ने फंड रेज करने के लिए इन्वेस्ट करे होते हैं। अच्छा, एक बॉन्ड वर्ड बोल रहे हो, रुक जाओ, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी मैं बोल रही हूँ। बॉन्ड आता है, एक डिवेंचर भी आप टर्म पढ़ेंगे। हाँ, बस यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाएगी, यहाँ पे पब्लिक आ जाएगा, यहाँ पे पब्लिक आ जाएगा। यस, मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। अगेन मुद्दा सेम ही रहेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो डिवेंचर, बॉन्ड्स, इतना सा डिफरेंस होता है। अगेन मैकेनिज्म इज सेम, ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट, ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट, बस ये गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला आपका पब्लिक के साथ आ जाएगा। और रिस्क लेवल को असेस करता है और साथ में इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। तो ये इन सारी एजेंसीज का पर्पस रहता है।